So hello student, uh, today I will discuss. This is lecture number 6. Today I will discuss Goodman's and Soderberg criteria for fluctuating stress numerical. ठीक है। तो इससे पहले हमने जो भी न्यूमेरिकल देखे थे अर्लियर लेक्चर में, वो न्यूमेरिकल थे कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस के। कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। रिवर्स स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि आधी साइकिल जो है वो टेंसाइल में है और आधी साइकिल कंप्रेशन में है। इस तरीके का कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि जो एम्पलीट्यूड है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है सिग्मा ए, वो आधी साइकिल में, जो हमने इसका जो साइन कर्व देखा था वो इस तरीके से है। ये जो केस है वो कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेसेस का है। तो जैसे प्लस माइनस 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है या प्लस माइनस 150 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो ये एग्जाम्पल थे हमारे रिवर्स स्ट्रेसेस के। ठीक है। बट जहां पर लोड इस तरीके से ना लग के, सपोज कभी लग रहा है 150 किलो न्यूटन का और कभी लग रहा है 50 किलो न्यूटन का, इस तरीके का जो लोड होता है वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कहलाता है। प्लस माइनस जहां पर दे रखा होता है वो कंप्लीटली रिवर्स होता है। अगर ये प्लस माइनस 50 नहीं भी दे रखा है और अगर न्यूमेरिकल में एक वर्ड यूज कर लिया है कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस, इसका मतलब ये है कि हम इसी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मतलब हम ये मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के मेथड जो हैं वो इसके अलग हैं, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के अलग हैं और रिवर्स स्ट्रेस के अलग हैं। तो इसमें हमने दो कैटेगरी देखी थी, इसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल देखे थे, इनफाइनाइट और फाइनाइट। इनफाइनाइट लाइफ के लिए जब हम डिजाइन करते हैं, यानी वो हम मान के चलते हैं 10 की पावर 6 साइकिल से ज्यादा आप कितना भी लोड, मतलब उस पर्टिकुलर लोड पे काफी लंबे टाइम के लिए वो हमारा कंपोनेंट सरवाइव करेगा। फाइनाइट लाइफ के लिए हम लिमिटेड पीरियड के लिए बनाते हैं। जैसे कि हमने एक न्यूमेरिकल देखा था 10 की पावर 4 साइकिल के लिए, 10 की पावर 3 साइकिल के लिए डिजाइन करना था। तो हम इतना मजबूत डिजाइन नहीं बनाते हैं, हम कम चलाओ डिजाइन बना देते हैं, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। तो दोनों के न्यूमेरिकल हमने देखे थे। बट जहां पर फ्लक्चुएटिंग, एक्चुअल में फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस रहता है, जो कि आपने साइन कर्व में देखा था, ये वाला जो केस रहता है, पहला वाला केस, सपोज ये मीन हो गया और यहाँ पर ये स्ट्रेसेस हो गए। यहाँ पर सिग्मा ए, ये हो गया हमारा सिग्मा ए। ठीक है, सिग्मा ए हो गया, सिग्मा मीन हो गया और सिग्मा मिनिमम हो गया, सिग्मा मैक्सिमम हो गया। तो ये हमने देखा था। इस तरीके के जो न्यूमेरिकल होंगे दैट विल बी सॉल्व्ड बाय गुडमेंस एंड सोडरबर्ग क्राइटेरिया, और एक क्राइटेरिया और होता है गर्वर क्राइटेरिया। ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे इसके साथ में। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो गुडमैन, मोस्ट एक्सेप्टेबल जो क्राइटेरिया है वो गुडमैन एंड सोडरबर्ग क्राइटेरिया है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। तो देखो, जो साइन कर्व है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये साइन कर्व। ठीक है, इस साइन कर्व में, इसको थोड़ा नीचे से बना लेते हैं। इस साइन कर्व में अगर ये सिग्मा मिनिमम है और ये सिग्मा मैक्सिमम है, ये सिग्मा ए है, यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो सिग्मा एम है। सिग्मा एम कैसे निकालेंगे? सिग्मा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। सिग्मा ए एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस एम्पलीट्यूड सिग्मा मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हर न्यूमेरिकल में पहले हमें ये वाला फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, पहली बात। अब क्या होता है गुडमैन एंड सोडरबर्ग, ये मैंने बताया था, ये वाई एक्सिस पे हम लेते हैं। भाई ये तीनों जो है वो पर्सन हुए, गुडमैन और सोडरबर्ग, ये पर्सन के नाम है, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। ठीक है। तो जो भी फेलियर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हमने फटीग टेस्ट में भी देखे थे, फेलियर पॉइंट्स होते हैं जो हर मटेरियल के लिए आएंगे अलग अलग। तो यहाँ पर जो है इसने, गर्वर ने ये पैराबोलिक लाइन खींची। ठीक है, गुडमैन ने ये स्ट्रेट लाइन खींची और स्ट्रेट लाइन का एक सिरा जो है वो सिग्मा यूटी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से कनेक्ट किया। और सोडरबर्ग ने जो स्ट्रेट लाइन खींची, यहाँ पर इसने सिग्मा वाई टी यानी ईल्ड से, सिग्मा वाई टी ईल्ड स्ट्रेंथ से कनेक्ट किया। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है? सिग्मा एम मीन, और वाई एक्सिस पे क्या है? सिग्मा एम्पलीट्यूड। व्हेन सिग्मा मीन विल बी जीरो, सिग्मा मीन अगर जीरो होगा तो वाई एक्सिस पे सिग्मा एम्पलीट्यूड होगा, और यहाँ वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरिएबल स्ट्रेस। ठीक है, यानी इसको ऐसे समझिए, मैंने बताया था
इसको स्किप कर दूं क्या? चलो डिस्कस कर लेते हैं। जब जब सिग्मा ए अगर जीरो होगा, यानी सिग्मा ए जीरो होगा, इसका मतलब कोई भी फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस नहीं लग रहा है, तो डिजाइन जो है वो प्योरली स्टैटिक तरीके से होगा। स्टैटिक में दो ही क्राइटेरिया होते हैं, यील्डिंग और अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जब सिग्मा मीन जीरो होगा, इसका मतलब अ, इसमें वेरिएबल स्ट्रेसेस लग रहे हैं, और जब वेरिएबल स्ट्रेसेस लगते हैं तो क्राइटेरिया क्या होता है डिजाइन का? सिग्मा ई मतलब इंड्योरेंस लिमिट। तो एक्स और वाई एक्सिस बना ली इन लोगों ने गुडमैन सोडरबर्ग ने, और किसी ने मतलब पैराबोलिक ज्वाइन किया, किसी ने स्ट्रेट लाइन अल्टीमेट से मिलाई, और सोडरबर्ग ने यील्ड से मिलाई। ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी इज इक्वल टू वन। तो यहां से अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो सिग्मा एक्स एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा? सिग्मा एम। वाई एक्सिस पे सिग्मा एम, और यहाँ पर दो पॉइंट्स आ रहे हैं, सिग्मा वाई और सिग्मा यू। लेट अस से हम गुडमैन क्राइटेरिया ले रहे हैं, तो ये सिग्मा यू हो जाएगा, प्लस वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है? स्ट्रेस एम्पलीट्यूड सिग्मा ए, तो ये सिग्मा ए हो गया, डिवाइडेड बाई सिग्मा, सॉरी, डिवाइडेड बाई इंटरसेप्ट क्या हो रहा है? अगर हम इस लाइन की बात करें, इस लाइन की अगर हम बात करें, तो इंटरसेप्ट कितना हो रहा है? ये वैल्यू कितनी है? सिग्मा यू के बराबर है। और ये वैल्यू कितनी है इंटरसेप्ट? यहाँ ये इसको ए कह देंगे और इसको बी कह देंगे, तो बी की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा ई। तो ये हो जाएगी सिग्मा ई इज इक्वल टू वन। ठीक है। तो कोई भी डिजाइन हम करते हैं उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लेते हैं। तो अल्टीमेट अल्टीमेट को हम ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ लगाएंगे, डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है। तो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब कॉमन लेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट गुडमैन्स इक्वेशन। ये हमारी जो इक्वेशन आ गई, गुडमैन की इक्वेशन आ गई, लेटेस्ट से इक्वेशन नंबर वन। तो दिस इक्वेशन इज गुडमैन्स गुडमैन्स क्राइटेरिया। ठीक है। वहीं अगर सोडरबर्ग की बात करें तो सोडरबर्ग में कुछ भी चेंज नहीं होता, बस यहाँ पर वाई टी की जगह क्या हो जाता है? सिग्मा यूटी की जगह क्या हो जाता है? यील्ड स्ट्रेंथ को क्राइटेरिया देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर टू, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सोडरबर्ग इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज सोडरबर्ग। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सिग्मा ई कैसे निकालेंगे? सिग्मा वाई टी और यूटी इज गिवन इन द न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है तो हम लोग डिजाइन डाटा बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है। सिग्मा वाई टी और यूटी की वैल्यू हम डिजाइन डाटा बुक से भी देख सकते हैं, कि न्यूमेरिकल में गिवन है। सिग्मा ई निकालने का वही तरीका है जो अभी तक हम निकालते रहे हैं। सिग्मा ई इज इक्वल टू के ए, के बी, के सी, के डी, और सिग्मा ई डैश, वेयर सिग्मा ई डैश इज इक्वल टू 0.5 ऑफ सिग्मा यूटी। तो ये हमने पिछले न्यूमेरिकल करे थे, तो सिग्मा ई निकालने का तरीका वही रहेगा। ठीक है। तो एक पहला क्राइटेरिया हो गया गर्बर मेथड, तो इसको याद कर लो। इसमें कोई ऐसा निकालने का तरीका, इसने पैराबोलिक लिया है तो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो इस इक्वेशन को बस याद कर लो। जहां अगर क्वेश्चन में अगर पूछा गया है भाई गर्बर मेथड भी लगाओ, तो ये इक्वेशन सीधे सीधे लगा दो। तो वही है, टर्म टर्म वही है, सिग्मा मीन है, सिग्मा यू है, सिग्मा ए है, और सिग्मा ई है। सिग्मा एम और सिग्मा ए आप कैसे निकालोगे? सिग्मा एम विल बी सिग्मा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई टू। और सिग्मा ए कैसे निकालोगे? बस यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, सिग्मा मैक्स माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई टू। सेकंड हो गया क्राइटेरिया गुडमैन। गुडमैन का ये इक्वेशन आ गई, ये मैंने डिस्कस कर ली, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है। सिग्मा ई इस तरीके से निकाल लिया। गुडमैन क्राइटेरिया। अच्छा, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कुर्मी में दे रखे हैं। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर इसके लिए अलग है, सिग्मा यूटी के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग है, और सिग्मा ई के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग दे रखा है न्यूमेरिकल में, तब हम क्या करेंगे? उस केस में क्या होगा? उस केस में ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर इंडोरेंस एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी यू, तो ये इक्वेशन इक्वेशन तो वही रहेगी, बस हम अलग अलग इसको फैक्टर सेफ्टी यहीं पर रखे रहने देंगे। तो ये वही है, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई अपॉन एफ एस प्लस सिग्मा एम अपॉन, अगर इसको हम इस साइड ले जाएं तो वही है इजकल टू वन। तो ये इक्वेशन भी वही है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। बस ए की जगह क्या हो जाएगा? सिग्मा यूटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी और अल्टीमेट स्ट्रेंथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन बोल दूं मैं, और बी की जगह क्या हो जाएगा? सिग्मा ई डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी टू। तो दूसरा वाला फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ लग गया, मतलब वही है। अगर अगर 90% क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम ही होगा। अगर
क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, अगर फैक्टर सेफ्टी अलग अलग है तो आप ये वाली इक्वेशन लगा दो। ठीक है। अच्छा, अगर डक्टाइल मटेरियल है, ये तो हो गई इक्वेशन हमारी डक्टाइल मटेरियल के लिए। अगर ब्रिटिल मटेरियल की हम बात करें, ठीक है। अच्छा, खुरमी ने क्या कर रखा है, ये के एफ जो है वो ऊपर कर रखा है। अगर कोई खुरमी की किताब से पढ़ रहा है तो इसने के एफ ऊपर कर रखा है, खुरमी की किताब ने। बात वही है, यहाँ पर देखो के ए के बी के सी, के डी की वैल्यू क्या होती है, 1/के एफ। तो ये भंडारी ने इस तरीके से कर रहा है, के डी फैक्टर लिया है भंडारी ने, और खुरमी ने क्या किया है, ये के एफ जो है वो ऊपर ले गया है। तो बात वही है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूजन मत हो, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा के यहाँ लिख देता हूँ के सी। ठीक है। एक के एल लोड फैक्टर भी लिया है खुरमी ने, खुरमी की किताब ने। तो लोड फैक्टर को आप 1 ही रख देना जब तक, अगर नहीं दे रखा है न्यूमेरिकल में। तो इसको मैं के सी, के ए के बी के सी इंटू सिग्मा डी। ठीक है। अच्छा, ब्रिटिल मटेरियल के केस में, डक्टाइल के केस में ये वाली इक्वेशन हो गई। ब्रिटिल मटेरियल के केस में थोड़ा सा हमें और सेफ डिजाइन चाहिए होता है, क्योंकि ब्रिटिल मटेरियल अगर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस ब्रिटिल मटेरियल में लिख रहा है तो और ज्यादा खतरनाक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अभी तक हमने बात करी थी डक्टाइल मटेरियल की। डक्टाइल मटेरियल में बहुत ध्यान से सुनो, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाले लेक्चर में बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा कंक्लूजन है इस चैप्टर का। डक्टाइल मटेरियल में जब स्टैटिक लोड लग रहा है तो हम भूल जाते हैं केटी की वैल्यू, हम केटी को हम मानते ही नहीं है, क्योंकि केटी इतना डेंजरस नहीं होता है डक्टाइल मटेरियल जब उसमें स्टैटिक लोड लग रहा है। बट जब डक्टाइल मटेरियल में फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है तब केटी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केटी की वजह से मतलब खतरा है, इट इज डेंजर। तो यहाँ पर केटी की वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते हैं। ब्रिटिल मटेरियल के केस में ये बोल रहा है, ब्रिटिल मटेरियल केस में जब स्टैटिक लोड लग रहा है, यस हम वी विल कंसीडर केटी। और ब्रिटिल मटेरियल के केस में अगर फ्लक्चुएटिंग लोड लग रहा है, यस वी विल कंसीडर केटी एज वेल एज के एफ। ये कहने का मतलब है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस ब्रिटिल मटेरियल के केस में लग रहा है तो हम केटी भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर ब्रिटिल मटेरियल केटी शुड अप्लाई टू द मीन स्ट्रेस, यानी सिग्मा एम में हम मल्टीप्लाई कर देंगे केटी की, और सिग्मा ए में तो के एफ की है ही मल्टीप्लाई, मतलब के डी इसका टू 1/के एफ। तो ब्रिटिल मटेरियल सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस इज मोर कैन बी डेंजरस। तो उसके लिए डिजाइन इंजीनियर को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। तो जैसे हम सिग्मा की बात कर रहे हैं, सिग्मा क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। सिग्मा होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में एक्सियल भी आ जाता है और बेंडिंग भी हो जाता है। बेंडिंग एंड एक्सियल दोनों ही हमारे नॉर्मल स्ट्रेस हैं। लेकिन जहां पर शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो इक्वेशन इस तरीके से हो जाती है। ठीक है। टाउ एम यानी शेयर स्ट्रेस मीन डिवाइडेड बाई टाउ यू शेयर स्ट्रेस अल्टीमेट, टाउ ए शेयर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, टाउ ई मतलब शेयर स्ट्रेस एंड्योरेंस। तो इसको अभी मैं होल्ड पे रख रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि शेयर के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाते हैं। लेकिन ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। इस इक्वेशन में टाउ यू की वैल्यू 0.8 इंटू सिग्मा यू हो जाएगी, और टाउ ई की वैल्यू, मतलब क्वेश्चन में आपको अल्टीमेट दे रखा है और सिग्मा ई आपने निकाल लिया है ना। तो टाउ ई की वैल्यू 80% कर दो, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। इसको आपने 80% करना है। टाउ एम और टाउ ए की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, अगर आपको टॉर्शनल मूवमेंट दे रखा है उससे टॉर्शन इक्वेशन से शेयर स्ट्रेस निकालेगी, और फॉर्मूला वही रहेगा, शेयर स्ट्रेस यानी टाउ मैक्स प्लस टाउ मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू टाउ एम। ये टाउ एम हो गया। तो जैसे कि हम लोग सिग्मा के लिए निकाल रहे थे ये इक्वेशन, बस सिग्मा की जगह आप टाउ टाउ में कन्वर्ट कर लो तो वो शेयर के लिए हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है। तो देखेंगे इसका न्यूमेरिकल कोई, आप लोग ट्राई करना। अब सोडरबर्ग क्राइटेरिया, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 2 निकाल ली थी, सिग्मा यूटी की जगह सिग्मा वाईटी हो गया। सिग्मा ई की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेंगे। और इन केस अगर शेयर स्ट्रेसेस लग रही हैं तो शेयर स्ट्रेस को सिग्मा की जगह हम टाउ से रिप्लेस कर देंगे, वेयर टाउ ई की कैलकुलेशन 0.5 55% कर देंगे सिग्मा ई जो हमने कैलकुलेट किया है, या फिर 80% कर देंगे ब्रिटिल मटेरियल के लिए। ठीक है। और टाउ वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अब वाई की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो क्राइटेरिया होता है हमारा जो फेलियर ऑफ थ्योरी में हम पढ़ते थे, वॉन माइसिस क्राइटेरिया, और दूसरा क्राइटेरिया होता था ट्रेस्का थ्योरी। ठीक है। वो देखते हैं, कोई अगर न्यूमेरिकल आएगा तब देखें। नाउ ट्राई दिस न्यूमेरिकल।
दिस न्यूमेरिकल आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक आर एस खुरमी, क्योंकि आर एस भंडारी ने क्या किया है, भंडारी ने गुडमैन एंड सोडरवर्थ से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया है। भंडारी का कहना है कि गुडमैन के बाद एक मॉडिफाइड गुडमैन मेथड आया जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। मॉडिफाइड गुडमैन मेथड आया, वो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल है। मतलब उससे आप न्यूमेरिकल अगर कर रहा हूँ मॉडिफाइड गुडमैन से, उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है, वाइडली एक्सेप्टेबल है। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, ऐसा है, भंडारी ने सारे के न्यूमेरिकल मॉडिफाइड से करें, बट हमने यहाँ आर एस खुरमी से न्यूमेरिकल उठा लिया, क्योंकि उसमें गुडमैन सोडरवर गड़बड़ तीनों से ही कर रखे हैं। नाउ सी दिस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट लंबा हो गया। नाउ सी दिस न्यूमेरिकल। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रॉड मेड ऑफ डक्टाइल मटेरियल विद अ फटीग स्ट्रेंथ सिग्मा ई इज इक्वल टू 265 मेगा पास्कल। देखो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो गया। यहाँ पर आपको के बी के सी के डी निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसने डायरेक्टली सिग्मा ई की वैल्यू दे रखी। टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ दे रखी है, यानी सिग्मा वाईटी दे रखा है, सिग्मा वाईटी दे रखा है 350 मेगा पास्कल। ठीक है, द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू अ वेरिंग एक्सियल लोड ऑफ डब्ल्यू मिनिमम एंड डब्ल्यू मैक्सिमम एंड हैज अ स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर 1.8। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर दे रखा है 1.8। यूज फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2। ठीक है, तो अब देखो इसमें मटेरियल का नाम भी नहीं दे रखा है इसने, कौन सा मटेरियल है, और इसमें सिग्मा यूटी भी नहीं दे रखा है, केवल सिग्मा वाईटी दे रखा है। तो हम कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे इसमें, इस क्वेश्चन में हम कौन सा क्राइटेरिया लगा सकते हैं, बताओ भाई। बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ना तो इसने ये लग रखा है कि भाई आप सोडरबर्ग लगाओ या गुडमैन, या तो क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि सॉल्व दिस बाय गुडमैन और सोडरबर्ग। तो हम कौन सा क्राइटेरिया लगाएं इसमें, केवल सिग्मा वाईटी दे रखा है, बोलो भाई। गुडमैन लगाएं या सोडरबर्ग लगाएं। सर गुडमैन। नहीं, गुडमैन में देखो सिग्मा, गुडमैन ने यूटी पे किया है डिजाइन, और सोडरबर्ग लाइन ने वाईटी पे किया है। हम कौन सा लगाएंगे, वाईटी। देखो देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ये इसको आप ध्यान से देखो, आप इसमें अगर गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। देखो एक्स एक्सिस पे सिग्मा एम है, वाई एक्सिस पे सिग्मा ए यानी स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है। एक्स एक्सिस पे वाईटी और यूटी है, यूटी गुडमैन ने मिलाया है और वाईटी सोडरबर्ग ने मिलाया है। ठीक है, और वाई एक्सिस पे केवल एंडोरेंस लिमिट ही है, एस ई। तो गर्वर ने पैराबोलिक लिया है, और बाकी इन दोनों ने स्ट्रेट लाइन लिया है क्राइटेरिया। तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया लगाएंगे सोडरबर्ग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर अगला आप ट्राई करना। एवरेज लोड क्या हो जाएगा, डब्ल्यू मैक्सिमम। सी वैसे तो यहाँ पर हमें सिग्मा निकालना चाहिए था, लेकिन बात वही है, लोड निकालने के बाद लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस हो जाएगा। चाहे तो आप एरिया से पहले ही डिवाइड कर दो, हम लोग जो न्यूमेरिकल में करते हैं। सिग्मा एम इज इक्वल टू सिग्मा, जो फॉर्मूला है हमारा, सिग्मा एम इज इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, और सिग्मा ए इज इक्वल टू है सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो चाहे तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा दो, या फिर पहले लोड निकाल लो, आप लोड का एवरेज कर लो और उसके बाद एरिया से डिवाइड कर लो, बात वही है, सिग्मा एम और सिग्मा ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो आप, इन्होंने लोड है हमारा डब्लू। अच्छा, ये जो माइनस के साइन अगर दे रखा है ना, तो ये माइनस को कंसिडर करते हुए आपको लगाना है। ये गलती मत करना कि सर ये तो टेंसाइल होगा या हमें नहीं पता क्या है ये, टेंसाइल है कंप्रेसिव, ऐसा हमें कुछ नहीं पता। तो ये कंप्रेसिव है, इसका माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। विद माइनस साइन इस फॉर्मूले में हमें लगाना है। तो मीन मीन और एवरेज लोड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर माइनस का साइन कंसिडर किया, 7 - 3 हो गया 400, 400 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 10³ न्यूटन। ठीक है, तो मीन स्ट्रेसेस कितनी हो जाएंगी, लोड अपॉन एरिया। एरिया कितना होता है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, यानी इसको सॉल्व कर लिया 0.7854 इंटू डी स्क्वायर। तो लोड अपॉन एरिया, तो ये आ गया हमारा मीन स्ट्रेस, ये आ गई सिग्मा एम की वैल्यू आ गई। ठीक है, सिग्मा ए की वैल्यू निकालनी है, तो डब्ल्यू मैक्स माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2।
तो 7 माइनस और माइनस यानी 1000, 1000 डिवाइडेड बाई 2 500, तो ये हो गया डब्ल्यू वी यानी वेरिएबल लोड। वेरिएबल लोड और वेरिएबल स्ट्रेस, अच्छा ये वी से दिखाया है, आप इसे ए कर लो, एक ही बात है। चाहे आप सिग्मा वी से डिनोट कर लो, चाहे आप सिग्मा ए से डिनोट करो, एक ही बात है। ठीक है, तो 500 अपॉन लोड, लोड अपॉन एरिया 635.6 इंटू 10 की पावर 3, ये हो गया हमारा लोड अपॉन एरिया, तो ये हो गया सिग्मा ए। ठीक है, अब क्या है, फॉर्मूला लगा दो। अच्छा यहाँ पर जो है इन्होंने स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर दे रखा है, और यहाँ बोल रखा है डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटिल मटेरियल तो है नहीं, तो ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के एफ है। और केसी के डी की वैल्यू क्या होती है, 1/KF। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लगाएंगे कैसे इसको, 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन 2, 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा एम। सिग्मा एम की वैल्यू हो गई 254.6 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन डी स्क्वायर। सिग्मा वाई कितना हो गया, सिग्मा वाई वाई टी हो गया 350 मेगा पास्कल, तो ये 350 मेगा पास्कल हो गया, प्लस सिग्मा वी, सिग्मा वी की वैल्यू हो गई 36.5 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इंटू के एफ। तो वो ये इसको वैसे कंफ्यूज मत करो, अगर मैं इसे फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूं, 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा एम अपॉन सिग्मा वाई टी प्लस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई। सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा ई, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में सिग्मा ई दे रखा है, बस इन्होंने केसी, कैसे बताऊं तुम लोगों को, केसी की वैल्यू जो है वो कंसीडर करी है, सॉरी केडी की वैल्यू इन्होंने कंसीडर करी है, बाकी के ए के बी के सी ये सब कुछ भी कंसीडर इस न्यूमेरिकल में नहीं किया है। तो ये जो वैल्यू दे रखी है के ए के बी के सी इंटू सिग्मा ई की वैल्यू, सिग्मा ई डैश, ये पूरी वैल्यू जो दे रखी है, ये दे रखी है हमारी, ये दे रखी है यील्ड 265। ठीक है, तो यहाँ पर बस के एफ के सी को इन्होंने कंसिडर किया, बाकी वैल्यू जो है वो न्यूमेरिकल में दे रखी है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो के सी इंटू सिग्मा, सिग्मा ई डैश। तो सिग्मा ई डैश की वैल्यू पता है, तो सिग्मा ई की वैल्यू हो जाएगी के सी इंटू सिग्मा ई डैश, तो ये आ गई 265 और 1.5 1.8 के एफ की वैल्यू है, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 100.5। ठीक है भाई, समझ में आया, कंफ्यूजन हुआ, जरा जल्दी से बताओ, मुझे लग रहा है शायद कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को। बोलो भाई, समझ में आया न्यूमेरिकल? सर एंड में थोड़ा सा हो गया। थोड़ा सा हो गया, देखो होता ना है, होता यही है कि मैं आपको स्टार्टिंग से इसीलिए मैं आपको सजेस्ट किया था कि डिजाइन डाटा बुक जो है वो भंडारी की यूज करो, है ना। होता क्या है कि दो किताबों में, चाहे आर एस खुरमी हो, ये मशीन डिजाइन का सब्जेक्ट इसीलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाता है, दो किताबों में भंडारी की किताब और आर एस खुरमी की किताब जब हम यूज करते हैं, दोनों में कुछ कुछ ना कुछ फार्मूले में अंतर होता है, और दोनों के न्यूमेरिकल का नेचर भी अलग होता है। अगर हम डिजाइन डाटा की बात करूं भंडारी की, और एक महादेवन की आती है, दोनों ही डिजाइन डाटा बुक में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहेगा, 10-15% का। उनका उसके जो नेचर है, नेचर फॉर्मूले में नोटेशन में वो अंतर रहता है। मजबूरी ये है कि सॉरी केडी, जो के वाला जो फैक्टर है वो इसने सेपरेटली कंसिडर किया है, इसने सेपरेटली ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी इसमें जो सिग्मा ई की जो वैल्यू है, एज पर द आर एस खुरमी इट विल बी के ए के बी के सी इंटू सिग्मा ई डैश, ये वैल्यू है ये सिग्मा ई की। इसने इस सिग्मा ई में ये के सी के डी जो है वो कंसिडर नहीं किया है,
वो केडी का जो रूप है वो यहाँ पर आ गया केएफ। अब समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, बस इतना ही है। बस आपको न्यूमेरिकल देखना है, आप देखो न्यूमेरिकल देख के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर के ए के बी के सी आप निकाल ही नहीं सकते। निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं रखी है कि आप ये साइज फैक्टर निकाल लो, रिलायबिलिटी फैक्टर निकाल लो, या सरफेस फिनिश फैक्टर के बारे में ये बात ही नहीं कर रहे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये के ए और के बी और के सी यहाँ पर वन हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे यूनिटी कंसीडर कर लेंगे, कोई भी फैक्टर अगर नहीं दे रखा है तो वन कंसीडर करो या मत करो, या फिर दिखाओ मत उसे आंसर में, बात वही है। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100.5। नाउ सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द सर्कुलर बार ऑफ 500 mm लेंथ इज supported freely at its two end. It is acted upon by a concentrated cyclic load having a minimum value of 20 kilonewton and maximum value of 50 kilonewton. ठीक है, कोई एक सर्कुलर बार है, ये एक तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके सेंटर पे लोड लग रहा है कितना? 20 किलो न्यूटन लग रहा है, कभी कभी 20 किलो न्यूटन लग रहा है, और कभी कभी 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द बार बाई टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। यहाँ देखो दे रखा है साइज फैक्टर दे रखा है, साइज फैक्टर केवी की वैल्यू दे रखी है 0.85। जब यहाँ दे रखा है तो हम करेंगे कंसीडर। सरफेस फिनिश फैक्टर भी दे रखा है इन्होंने, के ए इज इक्वल टू 0.9। द मटीरियल प्रॉपर्टीज ऑफ द बार आर गिवन बाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा यूटी की वैल्यू दे रखी है 650, और सिग्मा वाईटी की वैल्यू दे रखी है 500 मेगा। ठीक है, और सिग्मा ई इंडोरेंस स्ट्रेंथ दे रखी है 350। यानी ये सिग्मा ई डैश की वैल्यू है। ये सिग्मा ई डैश की वैल्यू उन्होंने डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेट करके बता दी। तो यहाँ पर हमारी सिग्मा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिग्मा ई विल बी, अच्छा यहाँ यहाँ कोई स्ट्रेस कंसेंट्रेशन फैक्टर की बात कर रहा है क्या? डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द साइज सरफेस फिनिश, द स्ट्रेस कंसेंट्रेशन दे ही नहीं रखा है इसमें, तो उसका मतलब आप केसी की वैल्यू यहाँ पर, केडी की वैल्यू यहाँ पर वन हो जाएगी। स्ट्रेस कंसेंट्रेशन यहाँ पर दे ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? हमें हमें अल्टीमेटली या तो गुडविन क्राइटेरिया, सी दोनों ही दे रखा है ना, हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी दे रखी है और यील्ड स्ट्रेंथ भी दे रखी है, यानी हम गुडविन क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं और सोडरवर क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। तो पहले हम लगाते हैं गुडविन क्राइटेरिया। गुडविन क्राइटेरिया में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी अलग अलग नहीं दे रखा है, तो हम ये कॉमन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा मीन, सिग्मा मीन डिवाइडेड बाई सिग्मा यूटी प्लस सिग्मा ए डिवाइडेड बाई सिग्मा ई। ठीक है, अब इस हमें अल्टीमेटली ये वाला फॉर्मूला लगाना है, तो आप देख लो क्या क्या पता है क्या क्या नहीं पता है। जो नहीं पता है वो कैसे निकालना है? 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें मालूम है, यहाँ पर दे रखा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इज इट गिवन इन द न्यूमेरिकल? 500 लेंथ फ्रीली सपोर्टेड विद डायमीटर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 1.5। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रखा है 1.5। सिग्मा यूटी की वैल्यू दे रखी है 600। सिग्मा ई की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आप मल्टीप्लाई कर दो के ए, जो जो फैक्टर दे रखा है, के ए के बी के डी इंटू सिग्मा ई डैश, यानी 0.9 इंटू 0.85 इंटू 1 इंटू 350, यहां से आ जाएगा सिग्मा ई। अब बचा सिग्मा एम और सिग्मा ए। तो सिग्मा एम का फॉर्मूला हमें पता है, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, और सिग्मा ए का फॉर्मूला पता है, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्वेश्चन कौन सा है पहले ये देखो आप। क्वेश्चन जो है वो एक्सियल एक्सियल लोड लग रहा है, बेंडिंग लोड लग रहा है, या टॉर्शन? सबसे पहले तो आपको ये क्लासिफाई करना है। तो बताओ इसमें कौन सा लोड लग रहा है? सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर पे लोड लग रहा है, तो कौन सा लोड लग रहा है? किस बेंडिंग। लोड का नेचर क्या है? बेंडिंग सर। बेंडिंग। तो बेंडिंग अगर नेचर है तो ये यहाँ पर जो सिग्मा मैक्स है, हाँ यस, बेंडिंग है इसका नेचर। अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल करे वो सब एक्सियल थे, यानी हमने क्या किया था? लोड अपॉन एरिया किया था, वो एक्सियल ही किया था।
अब यहाँ पर जो सिग्मा मैक्स है वो कैसे निकलेगा फिर? ये जो सिग्मा मैक्स है वो कैसे निकलेगा भाई? सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम ये कैसे निकलेगा? ये बेंडिंग इक्वेशन से निकलेगा। यानी सिग्मा सिग्मा ये आपका सिग्मा निकलेगा बेंडिंग इक्वेशन, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई। ठीक है, और एम कैसे निकलेगा? एम क्या है? बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकलेगा? सेंटर पे बेंडिंग निकल जाएगा फिर। निकल जाएगा ना, उसके लिए एस एफ डी बी एम डी का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो एस एफ डी बी एम डी अगर हम मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की बात करेंगे, तो अगर इसका हम बनाते थे, अगर आपको याद होगा, इस तरीके से आता था। ये वैल्यू कितनी रहती थी बोलो? ये रहती थी WL/4। यस सर, WL/4। याद आ रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ यस सर। मटेरियल में पढ़ा होगा WL/4। तो एक बार आप मैक्सिमम ले लो और एक बार मिनिमम ले लो। तो एक बार मैक्सिमम आ जाएगा, एक बार मिनिमम हो जाएगा। तो सिग्मा मैक्स, एक बार आप मैक्सिमम के लिए बेंडिंग इक्वेशन लगा लो, और एक बार मिनिमम के लिए बेंडिंग इक्वेशन लगा लो। कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बताओ जरा मुझे, मैक्सिमम लोड और मिनिमम लोड कितना आ रहा है? मैक्सिमम लोड कितना हो जाएगा? WL/4, यानी डब्ल्यू की वैल्यू आप 50 kN लगा दो। जब मिनिमम लोड निकालोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू 20 kN लगा दो। तो डब्ल्यू मैक्स, डब्ल्यू मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट और मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट निकल आया। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट से बेंडिंग इक्वेशन लगा के सिग्मा मैक्स निकाल लो आप। ठीक है, और मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट से बेंडिंग इक्वेशन लगा के सिग्मा मिनिमम निकाल लो। एक बार सिग्मा मैक्स और मिनिमम आ गया, हो गया। फिर क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। सिग्मा एम निकाल लोगे और सिग्मा ए निकाल लोगे, और उसको ये गुड वर्क या सोडर, सॉरी, गुडमैन्स क्राइटेरिया में पुट कर दोगे। और ये सारी की सारी जो वैल्यू आएंगी इन टर्म ऑफ डी आएंगी, यानी डी विल बी अननोन। जो π/64 डी क्यूब लगाओगे वो डी की फॉर्म में ही निकालोगे। डी अननोन रहेगा। गुडमैन इक्वेशन में जब आप लगाओगे, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब डी की फॉर्म में लगाओगे, आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आया? ट्राई कर सकते हो। यस सर। समझ में आया या कोई दिक्कत है तो फिर से बता दूं? सर आ तो गया। आ गया समझ में? अब देखो इसका आंसर क्या होगा। तो इसको करना अपने आप से आप ट्राई करके देखना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा जब एक बार आप 50 kN, WL/4, एल कितनी है? 500 mm, WL/4। मिनिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा? 20 × L/4। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट आया। ठीक है। अच्छा, इन्होंने पहले बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया है, तो ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप पहले इक्वेशन लगा सकते हो। आप बेंडिंग इक्वेशन भी लगा सकते हो, उससे सिग्मा एम और मतलब दोनों ही तरीके से कर सकते हो। इन्होंने पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला, फिर वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट निकाला, एम एक्स प्लस एम मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, एम एक्स माइनस एम मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो ये बेंडिंग मोमेंट आया। बेंडिंग मोमेंट में फिर आपने बेंडिंग इक्वेशन लगा दी। इसने इस तरीके से लगाई है, चाहे तो आप इस तरीके से लगाना, इक्वेशन वही सही रहती है। सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू एम एक्स डिवाइडेड बाई आई, मतलब π/64 इंटू D⁴, और y की वैल्यू कितनी होगी? dy/2। इसी तरीके से सिग्मा मिनिमम डिवाइडेड बाई dy/2 इज इक्वल टू एम मिनिमम डिवाइडेड बाई π/64 इंटू D⁴। चाहे तो आप ये इक्वेशन लगा दो। अगर आपको एक सेक्शन मॉडुलस से समझ में आता है तो ये इक्वेशन लगा लो। इस सेक्शन मॉडुलस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं हमेशा इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन ही मैं रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट को। ठीक है, तो यहाँ से सिग्मा मैक्स और सिग्मा सिग्मा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी डी की टर्म में, सिग्मा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी डी की टर्म में। तो सिग्मा मीन आया हमारा 44.5 इंटू 10⁶ अपॉन डी क्यू, और सिग्मा वेरिएबल आ गया हमारा 19.1 इंटू 10⁶ अपॉन डी क्यू। अच्छा, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आप लोग कैलकुलेटर नहीं चला रहा हो तो बहुत आसान लग रहा है सब कुछ देखने में, लेकिन वैसे अदरवाइज आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये इक्वेशन लगा दी उन्होंने, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, यहाँ ये के ए हो गया सरफेस फिनिश, और ये साइज फैक्टर के बी हो गया।
ठीक है, चाहे तो आप पहले से कैलकुलेट करके लगा दो, चाहे तो आप ये अलग से कैलकुलेट करके लगा दो, चाहे आप डायरेक्ट इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई कर दो। जो भी दे रखा था हमें, वैल्यू दे रखी थी हमें 350, तो 350 की मल्टीप्लाई कर दी सरफेस फैक्टर, सरफेस फिनिश फैक्टर से और साइज फैक्टर से। और ये के एफ की वैल्यू क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा था, तो के एफ की वैल्यू यहाँ पर 1 ले ली, यानी अल्टीमेटली केडी की वैल्यू हमने 1 ले ली, अगर हम भंडारी की किताब से समझ रहे हैं। तो ये वेरिएबल आ गया 19.1 अब इंटू 10 की पावर 6 अपॉन डी क्यू, सिग्मा ई फैक्टर से डी रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा मीन डिवाइडेड बाई डी क्यूब। तो ये पूरी की पूरी क्वेश्चन आएगी डी की टर्म में, डी की टर्म में आई और डी की वैल्यू आ गई 15.3। तो सोडर वर्ग फॉर्मूला लगाना है, सोडर वर्ग में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एज इट इज रहेगा, हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर सिग्मा वाई यहाँ पर लेंगे 500, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, सिग्मा यू लिया था 650, बस इतना ही अंतर है। बाकी गुडमैन और सोडर वर्ग में कोई अंतर नहीं है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ सिग्मा यूटी और यील्ड स्ट्रेंथ सिग्मा वाई टी का ही अंतर है। ठीक है, तो ये आफ्टर कैलकुलेशन यू विल सी दिस इज 62.5। ठीक है, तो आंसर हम क्या लेंगे, आंसर क्या होगा, एक बार गुडमैन से हमने निकाला भाई 59.3, डिजाइन इंजीनियर नंबर 1 ने, एक डिजाइन इंजीनियर बोल रहा है भाई डायमीटर इसका 53.9 लो, और सोडर वर्क भाई साहब कह रहे हैं कि इसका डायमीटर 62.1 लो। तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए दो क्राइटेरिया में, विच वन शुड बी सेलेक्टेड? सर आंसर 62.1। यस करेक्ट, तो हमें हमेशा लार्जर वाला सेलेक्ट करना है, लार्जर वाला सेलेक्ट करना है, मतलब वो मजबूत, थोड़ा डिजाइन थोड़ा सा और ज्यादा मजबूत मजबूत हो जाएगा जब आप मटेरियल ज्यादा रखोगे, लार्जर क्रॉस सेक्शन का रखोगे तो वो शेफ्ट और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो कभी भी कंफ्यूजन होता है डायमेंशन में, तो हमेशा मैक्सिमम डायमेंशन ही चूज की जाती हैं अगर दो आंसर आते हैं तो राइट आंसर विल बी टेकिंग द लार्जर ऑफ द टू वैल्यू वी हैड 62, अच्छा ये लिखा हुआ था यहाँ, टेकिंग द लार्जर ऑफ द वैल्यू इज दिस इज 62.1। Now see, can you do this numerical? ये न्यूमेरिकल आप लोग अपने आप करना, ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ आपको, एक न्यूमेरिकल और बताता हूँ। Now see, अ कैंटिलीवर भी, ये क्वेश्चन दे रखा है भंडारी में, एक ही एग्जांपल दे रखा है इसमें, और ये दे रखा है उन्होंने सॉल्व करा है मॉडिफाइड गुडमैन से सॉल्व किया, बट वी विल सॉल्व इट बाय गुडमैन मेथड। अ कैंटिलीवर बीम मेड ऑफ कोल्ड ड्रॉन स्टील 40 C8 SUT एंड SYT, यानी हम इसमें गुडमैन भी लगा सकते हैं, SYT गिवन है, हम इसमें सोडरबर्ग भी लगा सकते हैं। ठीक है, शोन इन द फिगर द फोर्स एक्टिंग एट द फ्री एंड वेरीज फ्रॉम -50 टू 150। तो ये जो वैल्यू है, अच्छा देखो यहीं पर आपको समझ में आ जाता है, आप जब न्यूमेरिकल देखोगे, तो अगर यहाँ पर ±50 kN होता और यही डायग्राम अगर दे रखा होता, तो हमें गुडमैन और सोडरवर्क लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्वेश्चन हमारा और सिंपल हो जाता, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था एंड्योरेंस लिमिट निकाल के स्ट्रेस एम्पलीट्यूड से हमने उसका डिजाइन कर दिया था। ठीक है, तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती अगर ये कंप्लीटली रिवर्स टाइप का लोड होता, लेकिन क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग लोड है, इसलिए हमें गुडमैन और सोडरवर्क लगाना ही पड़ेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है इस चैप्टर में कि जो भी न्यूमेरिकल दे रखा है उसे आप कैटेगराइज करो, तो जब तक आप कैटेगराइज नहीं करोगे जब तक कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन एट द एंड वेरीज फ्रॉम -50 to 150 kN, the expected reliability is 90% and the factor of safety is 2, the notch sensitivity factor is 0.9, determine the diameter d of the beam at the fillet cross section। देखो भंडारी का क्वेश्चन है, सब कुछ निकलवाएगा ये, इसमें के ए की वैल्यू कैसे निकाल लोगे, इसे बताने की जरूरत है, के ए की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, कोल्ड ड्रॉन स्टील, कोल्ड ड्रॉन स्टील है, तो आप क्या करोगे, अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको पता है, यू विल गो टू द डिजाइन डाटा बुक। ठीक है, आप डिजाइन डाटा बुक ओपन करोगे, ठीक है, लेट इट ओपन, तो डिजाइन डाटा बुक ओपन करोगे, निकाल लोगे, के बी स्किप कर दूं मैं, के ए और के बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, सरफेस फिनिश, सॉरी साइज फैक्टर दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर आप एज्यूम कर लोगे, एज्यूम कर लेना कि इट वेरीज फ्रॉम 7.5 टू 50 mm, तो वहां से के बी आ जाएगा, केसी की वैल्यू निकल आएगी, 90% रिलायबिलिटी दे रखा है, केसी इज द रिलायबिलिटी फैक्टर, और केडी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे,
के डी इज इक्वल टू 1/kf, वेयर के एफ इज इक्वल टू 1+q के टी माइनस 1। क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और के टी की वैल्यू आप देख सकते हो डायग्राम से। कहाँ से? डिजाइन डाटा बुक से आप देखोगे कौन सा केस है, उस केस के हिसाब से आप देख सकते हो। प्रॉब्लम आ रही है पीडीएफ ओपन होने में। तो देखो डिजाइन डाटा बुक में आपको केस देखना है कि कौन सा केस है। इस तरीके की प्लेट नजर आ रही है, इस तरीके की प्लेट नजर आ रही है, इस तरीके का क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, फ्लैट प्लेट, लेकिन फ्लैट प्लेट नहीं है, यहाँ डायमीटर पूछा है, डायमीटर यानी कि राउंड प्लेट है, फ्लैट प्लेट नहीं है। इसको और आगे बढ़ाएंगे हम इसे, है ना। फ्लैट प्लेट विथ शोल्डर, ये वाला केस भी नहीं है। राउंड शेप विथ शोल्डर फ्लैट इन एक्सियल टेंशन, राउंड प्लेट ये एक्सियल है तो एक्सियल नहीं है, एक्सियल लोड नहीं लग रहा है। लोड कैसा लग रहा है? बेंडिंग। तो ये वाला केस सही है, राउंड शेप विथ शोल्डर फ्लैट इन बेंडिंग। तो इस केस में डी बाई डी का रेशियो निकाल लो और आर बाई डी का निकाल लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? केटी। ठीक है, केटी की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, के एफ की वैल्यू आ जाएगी, और के डी इज इक्वल टू 1/kf। के ए आ गया, के बी आ गया, के सी आ गया, के डी आ गया। सिग्मा ई इज इक्वल टू के ए, के बी, के सी, के डी इंटू सिग्मा ई डैश, वेयर सिग्मा ई डैश इज इक्वल टू 50% ऑफ। अच्छा, ये जो वैल्यू थी सिग्मा ई डैश, ये खुरमी ने पहले से कर रखी है। खुरमी ने ये इतना झाड़ नहीं किया है, 0.5 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। उसने ये 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू दी थी एंडोरेंस स्ट्रेंथ की। तो 0.5 इंटू 600, सिग्मा यूटी कितना है? 600 इज इक्वल टू 300। तो ये 300 यहाँ पर लगा दो। के बी के सी को मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से सिग्मा ई की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है गुडमैन क्राइटेरिया में? 1/factor 50 इज इक्वल टू सिग्मा मीन अपॉन सिग्मा यूटी, अगर मैं गुडमैन की बात करूं, प्लस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई। तो सिग्मा ई की वैल्यू हमने देख ली, वो निकल आएगी के ए, के बी, के सी, के डी इंटू सिग्मा ई डैश। अब बचा क्या? सिग्मा एम और सिग्मा ए। अगेन क्वेश्चन का नेचर कैसा है? बेंडिंग स्ट्रेसेस आर जनरेटिंग। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस आर जनरेटिंग, और बेंडिंग स्ट्रेसेस कहाँ जनरेट हो रही हैं? देखो दो जगह जनरेट हो रही है। यहाँ भी देखो कल वाली ही दिक्कत है जो हमने इससे पहले हमने देखा था। एक तो डिस्टेंस दे रखी है, सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। नाउ व्हाट विल बी द फेलर क्राइटेरिया? कहाँ से फेल होने के चांसेस ज्यादा हैं? बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा मैक्सिमम? बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पर होगा बताओ? बी पे। बी पे होगा। बी पे ज्यादा होगा। देखो बेंडिंग मोमेंट तो ए पे ही ज्यादा होगा, लेकिन चांसेस ऑफ फेलियर बी पे ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर राउंड क्रॉस सेक्शन आ रहा है और यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है स्ट्रेस कंसेंट्रेशन की है। यहाँ जो पॉसिबिलिटी है वो स्ट्रेस कंसेंट्रेशन की वजह से स्ट्रेसेस जो है वो एक्युमुलेट हो जाएंगी, लोकलाइज हो जाएंगी। तो ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था स्ट्रेस कंसेंट्रेशन की। तो लोकलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस विल अकर एट द पॉइंट बी। तो हम लोग जो डिजाइन करेंगे वो बी के हिसाब से करेंगे। देखो बेंडिंग मोमेंट तो ऑब्वियस है, 150 को तुम अ, अगर 150 है उसको मल्टीप्लाई करोगे 150 से तो ज्यादा आएगी ना बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट तो ए पे ज्यादा आएगी, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करोगे 150 की तो बी पे कम आएगी। बट बी पे क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है, नाउ आवर डिजाइन क्राइटेरिया विल बी पॉइंट बी। ठीक है, तो देखो आप के की वैल्यू आप देख लोगे डिजाइन डाटा बुक से, के बी की वैल्यू आप एज्यूम कर लोगे, डी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है के सी, और के डी की वैल्यू निकालने के बाद आप एंडोरेंस स्ट्रेंथ निकाल लोगे। और एसी डैश यहाँ पर 50% करा है 300, यहाँ 300 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया हमारा 126.11। ठीक है, आप क्या करोगे? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट देख लो। देखो वही उसी तरीके से है न्यूमेरिकल।
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट। 150 इंटू 100 और मिनिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया -50 इंटू 100। तो ये एट पॉइंट बी की बात कर रहा है ये। तो फिलर क्राइटेरिया हमने बी पे लिया है। तो मीन बेंडिंग मोमेंट और एम्पलीट्यूड वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट कितना है, ये मीन बेंडिंग मोमेंट है 5000 किलो न्यूटन इंटू एम आ गया, और वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट आ गया 10,000 न्यूटन इंटू मीटर। तो एक बार आपने इक्वेशन लगा दी, बेंडिंग इक्वेशन लगा दी टू कैलकुलेट सिग्मा एम ना, सिग्मा एम कैलकुलेट करने के लिए, और एक बार आपने सिग्मा ए कैलकुलेट करने के लिए बेंडिंग इक्वेशन लगा दी। तो बेंडिंग इक्वेशन कैलकुलेट लगाने के बाद गुडमैन क्राइटेरिया से आपने निकाल लिया, गुडमैन क्राइटेरिया लगा सिग्मा एम की वैल्यू थी 32 इंटू 5000 अपॉन पाई डी क्यूब, 32 5000 अपॉन पाई डी क्यूब इंटू 600, 32 इंटू 10,000 अपॉन पाई डी क्यूब इंटू, देखो सिग्मा ई पे मैंने क्या लगा दिया 126, सिग्मा ई की जगह लगा दिया, और सिग्मा यूटी की जगह क्या लगा दिया हमने 600, जो कि न्यूमेरिकल में गिवन था, सिग्मा यूटी वाज 600। ठीक है, तो इसको कॉमन ले लिया, जो कॉमन आ रहा है सिंप्लीफाई कर लिया और डी की वैल्यू निकाल ली। सोडरबर्ग में क्या रहेगा, लगा लोगे ना सोडरबर्ग, सोडरबर्ग में कुछ नहीं है, पूरी की पूरी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, बस यहाँ पर सिग्मा यूटी था, यहाँ पर यहाँ सिग्मा वाई टी हो जाएगा, और वाई टी हमें कितना दे रखा है, चाहिए मैंने गलत लगा दिया, इसको आप सही कर लेना। वाई टी की वैल्यू है वो यहाँ 380 है, ये मैंने गलत लगा दी है, इसको आप फिर से कैलकुलेट करके देखना, वाई टी की वैल्यू है 380। तो डी की वैल्यू देखना आप कुछ अलग आएगी, एंड यू विल सी among the two values larger will be selected। ठीक है, तो among the two values larger value will be selected। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको आप फिर से इसको आप अपने आप से ट्राई करना। ठीक है, वैसे ही ये बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर डायमीटर दे रखा है डी, डी की वैल्यू दे रखी है 13 mm, और एफ की वैल्यू पूछी गई है, लोड कितना वेरी कर रहा है 3F और F, यानी ये अगर ये 150 है तो ये 50 होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे वो किसके करे, बेंडिंग मोमेंट के या एक्सियल स्ट्रेसेस के। तो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे अपने आप, कर सकते हो ना ट्राई। यस सर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अ, ठीक है, तो फ्रॉम माय साइड दिस गुडमैन एंड सोडरबर्ग क्राइटेरिया इज एंड। थैंक यू वेरी मच।